सबसे पहले आप सबों को शुभ संध्या। कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूँ। जैसा कि जानकारी में है कि यह विशेष कक्षा जो सामान्यतया दिन के समय में होती है, वो आज रात के समय में सिर्फ ऑनलाइन आयोजित की जा रही है। और आज के कक्षा का जो मूल थीम है वह है एशिया, जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, क्योंकि हम लोग महाद्वीप की कक्षा में हैं। और एशिया और अंटार्कटिका दो आपके महाद्वीप शेष रह गए हैं, और एक तो आठवां भी नए प्रकाश में है, जीलैंडिया, तो जिसे आप ध्यान में रख सकते हैं। बिल्कुल क्लास की तरह ही आराम से बातों को समझाई जाएगी, सिखाई जाएगी। और आप लोग के लिए भी एक अवसर है कि आज आपको आना नहीं पड़ा और घर में बैठ करके ठंड में रजाई के भीतर चाय के प्याले के साथ आप एशिया का अध्ययन करेंगे। याद है कि हम लोग एशिया में सबसे पहले क्या देखेंगे। एशिया विश्व का एक ऐसा महादेश है कि जिसकी जनसंख्या भी सबसे अधिक, पूरे विश्व के जनसंख्या का 60%, अभी लिखना नहीं है, जब मैं कहूँगा लिखने के लिए तब लिखेंगे, 60% जनसंख्या एशिया का है। और यदि क्षेत्रफल के दृष्टि से देखें तो उसमें भी सबसे बड़ा है, 1/3 लगभग क्षेत्रफल एशिया का है। यह विषमताओं का महाद्वीप है। यह बहुत सारे धर्मों के, आदि धर्मों का केंद्र है। यह सभ्यता का पालना भी इसको कहते हैं। मतलब यहाँ विभिन्न सभ्यताओं का भी उदय हुआ। सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसे हड़प्पा की सभ्यता कहते हैं, चीन की सभ्यता यहाँ की पुरानी सभ्यताओं में रही है। यह कंप्लीटली पूर्वी गोलार्ध में, और ध्यान रखने की दृष्टि से जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बेरिंग जल संधि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट जल संधि है, जिसको मैंने ऊपर में लिखा है, अब लिखाएंगे, पहले सुन लीजिए। यह एशिया को नॉर्थ अमेरिका से अलग करती है, और लाल सागर और स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। ये आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्यों में से एक है। एशिया का नहीं, विश्व का सबसे जो गहरा गर्त है मैरियाना, वो भी आपके इसी में है, फिलीपींस मैरियाना ट्रेंच, जिसको वित्याज अनुसंधान जहाज ने खोजा था, रूस का वो जहाज था। सबसे ऊंचा शिखर यदि कहा जाए, सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट, वो भी आपकी एशिया में ही है, 8848 मीटर। इस तरह के छोटे छोटे बिंदु हैं। सबसे ऊंचा पठार, जिसे तारकाम छत कहते हैं, पामीर का पठार, वो भी आपके एशिया में ही है। सबसे ऊंचा पठार के अलावा सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, ध्यान रखिएगा, कैस्पियन सागर जो रूस में है वो भी एशिया में ही है। सबसे गहरी झील जो बैकाल झील है वो भी रूस में ही है, वो भी एशिया में ही है। सबसे गर्म स्थान यकोकाबाद पाकिस्तान में 54 डिग्री सेल्सियस, एशिया का यह सबसे गर्म स्थान है। सबसे ठंडा स्थान विश्व का बर्खोयांस्क साइबेरिया, ये भी एशिया में ही है। सबसे अधिक पानी बरसाने वाला स्थान मासिनराम, तो हम सोहरा के नाम से जानते हैं, वो भी यही है। सबसे बड़ा देश एशिया का ही नहीं, विश्व का सबसे बड़ा देश सोवियत संघ, जो अब रूस है। 15 देशों में गोर्बाचोव के ग्लासनोस्त और पेस्टोरिका के नीति के आलोक में वो भी आपके एशिया में ही है। सबसे छोटा देश मालदीव, एशिया का सबसे छोटा देश है मालदीव, ऐसे विश्व का वेटिकन सिटी मालदीव। कल 2-3 दिन पहले मैंने आपको बताया था, लक्षद्वीप में ये मोदी साहब का नव वर्ष मनाना तो एक बहाना था, असल लक्ष्य तो मालदीव पे साधना था। भी 2-3 दिनों से बीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है, और लगातार मालदीव महासागर के क्षेत्र में जो स्ट्रेटेजिकल पोजीशंस है और भारत के लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है, और लक्षद्वीप के प्रधानमंत्री की यात्रा और लक्षद्वीप के पर्यटन के विकास की संभावनाओं पर लगातार प्रश्न। मैं कहता भी हूँ कि समाचार पत्र को यदि आप पढ़ेंगे, कक्षा को ध्यान से कॉपी पर दृष्टि बनाएंगे, तो इंटरव्यू जैसे संदर्भ में 2-3-4 लाइन बोलना सही दृष्टिकोण के साथ बहुत। तथ्यों के दृष्टि से आपकी जानकारी में मैं दे दूं, सबसे लंबा रेल मार्ग वो भी आपने पढ़ा है,
ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, वो भी आपके एशिया में ही है। एशिया की सबसे लंबी नदी और विश्व की सबसे लंबी नदी, आज गुड मॉर्निंग फैक्ट में भी आपको भेजा है, यांगसी को ध्यान में रखेंगे, वह भी एशिया में ही है। इस तरह से एशिया कई कारणों से महत्वपूर्ण है। अब्रक के क्षेत्र में एशिया सबसे बड़ा है। एशिया का कुछ क्षेत्र यूरोप में पड़ता है, जिसको हम लोग यूरेशिया के नाम से जानते हैं। तुर्की का जो इस्तांबुल नगर है, वो एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीप में पड़ता है। इस्तांबुल से हर संभव स्थिति याद रखेंगे। इसके अलावा एशिया में सबसे ज़्यादा जल विद्युत का विकास जापान में हुआ, उसे भी ध्यान में रखने का प्रयास करेंगे। एशिया कई प्रायद्वीपों से भी घिरा है, उसमें अरब का प्रायद्वीप सबसे बड़ा है, उसे भी ध्यान में रखने का प्रयास करेंगे। इस तरह से एशिया के विषय में बहुत सारे छोटे छोटे तथ्य हैं। इंडोनेशिया का जो मलक्का द्वीप है, उसको मसालों का द्वीप कहते हैं, वो भी दक्षिणी पूर्व एशिया में है। आपकी जानकारी में मैं दे दूं कि भू राजनीतिक तौर पे एशिया को कई भागों में बांटा जाता है। जैसे दक्षिण एशिया है, सार्क दक्षेश की संपूर्ण जो 7 कंट्री है वो दक्षिण एशिया में है। इस तरह से आपका दक्षिण पूर्व एशिया है, जो आसियान कंट्री है वो दक्षिण पूर्व एशिया में है। तुर्की वगैरह को पश्चिम एशिया में माना जाता है, और जितना भी तान है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब आपको मध्य एशिया में माना जाता है। इस तरह से हम एशिया के इंट्रोडक्शन को सुने कि एशिया में इतनी बातें हमको तत्काल सुनना है इंट्रोडक्शन की कड़ी में, जो मैंने अभी बताया। अब इन सबको और सब इसके बाद चारों जो एशिया का जो चारों भू राजनीतिक क्षेत्र है, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, पश्चिम एशिया और मध्य एशिया, उसको हम लोग ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस से देखने का प्रयास करेंगे। तो आरंभ करते हैं। अब लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे एशिया पूर्णतः पूर्वी गोलार्ध में स्थित महाद्वीप है। पूर्णतः पूर्वी गोलार्ध में स्थित महाद्वीप है। स्थित महाद्वीप है। स्थित महाद्वीप है, जो जो जनसंख्या और क्षेत्रफल के दृष्टि से जो जनसंख्या और क्षेत्रफल के दृष्टि से जो जनसंख्या और क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़े महाद्वीपों में सबसे बड़े महाद्वीपों में है। 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 एशिया को सभ्यता का पालना, एशिया को सभ्यता का पालना और धर्मों की आद्य भूमि कही जाती है। और धर्मों की आद्य भूमि कही जाती है। सभ्यता का पालना और धर्मों की आद्य भूमि कही जाती है एवं विषमताओं का महाद्वीप है। एवं विषमताओं का महाद्वीप है। एवं विषमताओं का महाद्वीप है। एवं विषमताओं की महाद्वीप है। ये हुआ इंट्रोडक्शन। ये क्या हुआ आपका? ये हुआ आपका इंट्रोडक्शन। अब आइए पैराग्राफ चेंज। अब पैराग्राफ चेंज। भू राजनीतिक दृष्टि से एशिया को 5 देश में बांटा गया। भू राजनीतिक दृष्टि से एशिया को 5 प्रदेश में बांटा गया। एशिया को 5 प्रदेश में बांटा गया है। पहला दक्षिण एशिया, दूसरा दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया, तीसरा रहेगा पश्चिम एशिया,
पश्चिम एशिया, चौथा पूर्वी एशिया, पूर्वी एशिया, और पांचवा मध्य एशिया, पांचवा मध्य एशिया। ये 5 प्रदेश में हमारा एशिया बटा हुआ, ठीक है। ज्ञान और परीक्षा दोनों दृष्टि से ध्यान रखिए। इसके बाद आता है इसमें दक्षिण एशिया किसे कहते हैं, लिखेंगे हिमालय के दक्षिण के देश, हिमालय के दक्षिण के सार्क देश, सार्क देश, हिमालय के दक्षिण के सार्क देश, सार्क देश दक्षिण एशिया, और दक्षिण पूर्व एशिया के, और दक्षिण पूर्व एशिया के, दक्षिण पूर्व एशिया के सभी देश आसियान कहलाते हैं। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ध्यान रखिए, आसियान कहलाते हैं, आसियान कहलाते हैं। तीसरा है पश्चिम एशिया, अफगानिस्तान से तुर्की तक, पश्चिम एशिया अफगानिस्तान से तुर्की तक स्थित है, जबकि पूर्वी एशिया चीन से लेकर जापान तक, पूर्वी एशिया चीन से लेकर जापान तक, चीन से लेकर जापान तक, और मध्य एशिया ऐसा देश जो कैस्पियन सागर के आसपास है, मध्य एशिया ऐसा देश जो कैस्पियन सागर के आसपास है। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है जो रूस में, लिख देंगे नोट में, कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है जो रूस में, विश्व की सबसे बड़ी झील है जो रूस में है। नोट में एक लाइन और लिख देंगे, नोट में एक लाइन और लिख देंगे कि विश्व की सबसे गहरी झील बेकाल झील भी, सबसे गहरी झील बेकाल झील भी 1485 मीटर है, रूस में ही है, रूस में ही है, रूस में ही है, रूस में ही है। ठीक है, अब एक एक करके तक आपने जितना देखा उन सबको एक एक करके हम लोग देखेंगे, पांचों प्रदेश को अलग अलग भागों में बांटकर, और उसके जो महत्वपूर्ण देश हैं, महत्वपूर्ण देश की जो महत्वपूर्ण भौगोलिक संदर्भ है उसको हम लोग देखने का प्रयास करें। इस तरह से इन बिंदुओं को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। स्टार्ट करते हैं दक्षिण पूर्व एशिया से, लिखेंगे दक्षिण पूर्व एशिया 2 भौगोलिक क्षेत्र में बटा है, एक इंडो चाइना, 2 भौगोलिक क्षेत्र में बटा है, एक इंडो चाइना, दूसरा आर्कियोपेलिगो और दूसरा आर्कियोपेलिगो, आर्कियोपेलिगो, आर्कियोपेलिगो नेक्स्ट पॉइंट, उसमें पॉइंट करके आर्कियोपेलिगो द्वीप समूह होते हैं जिसका कोई आकृति नहीं होता, समूह होते हैं जिसकी कोई आकृति नहीं है, कोई आकृति नहीं है, से ईस्ट इंडीज भी कहते हैं, से ईस्ट इंडीज भी कहते हैं, से ईस्ट कहते हैं, से ईस्ट इंडीज भी कहते हैं।
इसे ईस्ट इंडीज भी कहते हैं। इसमें 4 मुख्य देश हैं। ईस्ट इंडीज कहते हैं जिसमें 4 मुख्य देश। पहला है इंडोनेशिया, पहला है इंडोनेशिया, दूसरा है फिलीपींस, दूसरा है फिलीपींस, दूसरा है फिलीपींस, तीसरा है सिंगापुर, तीसरा है सिंगापुर और चौथा है ब्रुनई। तीसरा है सिंगापुर और चौथा है ब्रुनई। चौथा है ब्रुनई। इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और ब्रुनई। ध्यान रखें। अब लिखेंगे इंडोनेशिया। इंडोनेशिया दक्षिणी पूर्व एशिया का सबसे बड़ा देश है। दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा देश है। दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा देश है, इसके जहाँ 13,000 से अधिक द्वीप, जहाँ 13,000 से अधिक द्वीप हैं। इनमें सुमात्रा, महत्वपूर्ण द्वीपों का नाम जरूर लिख लीजिए। इनमें सुमात्रा, जावा, सुमात्रा, जावा, बाली। यहाँ बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है इसलिए ध्यान रखेंगे। कंप्लीट कक्षा बीपीएससी के दृष्टि से ही दी गई है, ठीक है, और भविष्य में भी काम आ सकता है, यूपीएससी वगैरह सब में भी। आप में से 1-2 लड़के भी उस लायक यदि तैयार हो गए, भविष्य में आपका काम आसान हो जाए। जावा, सुमात्रा, बाली, तिमोर, मोर इत्यादि। लिम्बॉक भी लिख देंगे, लिम्बॉक, लिम्बॉक इत्यादि। अतिरिक्त बोर्नियो का दक्षिण हिस्सा, अतिरिक्त बोर्नियो का दक्षिण हिस्सा कालीमंतान के नाम से जाना जाता है। कालीमंतान के नाम से जाना जाता है। दक्षिण हिस्सा जो कालीमंतान और ईरानी जावा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखें। मात्रा से होकर, ध्यान रखें, मात्रा से होकर, मात्रा से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। देश अन्य द्वीपों से भूमध्य रेखा गुजरती है, जैसे लिखे शेष अन्य द्वीपों से भूमध्य रेखा गुजरती है। ठीक है, अब लिखेंगे अति महत्वपूर्ण है कि मलक्का जल संधि मलेशिया और सुमात्रा को, मलक्का जल संधि अति महत्वपूर्ण है कि मलक्का जल संधि इसे मलेशिया और सुमात्रा को, मलक्का जल संधि मलेशिया और सुमात्रा को, और कुंडा जल संधि जावा और सुमात्रा को अलग करती। कुंडा जल संधि जावा और सुमात्रा को अलग करती है। ठीक है, नेक्स्ट भूलेंगे नहीं, जावा और सुमात्रा के बीच काकरोतोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी
इसके दक्षिण में सुंडा गर्त है, इसके दक्षिण में सुंडा गर्त है जो जावा के नजदीक है, जो जावा के नजदीक है। सुंडा गर्त है जो जावा के नजदीक है। जावा के नजदीक गर्त है जो जावा के नजदीक। ध्यान रखें, ध्यान रखें, इंडोनेशिया रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देशों में, सबसे बड़ा उत्पादक देशों में से है और ओपेक का सदस्य भी, और ओपेक का सदस्य भी, और ओपेक का सदस्य भी है, और ओपेक का सदस्य भी। जावा आइलैंड कॉफी उत्पादन के लिए जाना जाता है। जावा आइलैंड कॉफी उत्पादन के लिए जाना जाता है। जावा आइलैंड कॉफी के लिए जाना जाता है। ध्यान रखें। नेक्स्ट में इंडोनेशिया के बाद छोटा सा महत्वपूर्ण कंट्री फिलीपींस है, लिखेंगे। दक्षिणी पूर्व एशिया का एकमात्र ईसाई देश, दक्षिणी पूर्व एशिया का एकमात्र ईसाई देश जिसके दो द्वीप महत्वपूर्ण है, लुजोन और मिंडानो। दक्षिणी पूर्व एशिया का एकमात्र ईसाई देश जिसके दो द्वीप महत्वपूर्ण है, लुजोन और मिंडानो। वस्तुतः लुजान द्वीप पर ही मनीला बसा हुआ है। इसी द्वीप पर फिलीपींस की राजधानी मनीला, जो फिलीपींस की राजधानी है और अंतर्राष्ट्रीय चावल उत्पादन केंद्र है, और अंतर्राष्ट्रीय चावल उत्पादन केंद्र है, और अंतर्राष्ट्रीय चावल उत्पादन केंद्र है, ये लुजोन द्वीप पर ही है। ध्यान रख सकते हैं। यह भी ध्यान रखेंगे कि यहाँ दो गर्त चर्चित है, एक मरियाना जो विश्व का सबसे गहरा गर्त है, देखेंगे, एक मरियाना जो विश्व का सबसे गहरा गर्त है और जिसे बित्याज नामक अनुसंधान जहाज ने खोजा था, और जिसे बित्याज नामक अनुसंधान जहाज ने खोजा था। फिलीपींस में ही है, फिलीपींस में ही है। ये मैरियाना याद रखिएगा, शिक्षा की दृष्टि से मैरियाना बहुत महत्वपूर्ण है और इसे निश्चित रूप से आप लोग ध्यान में रखने का प्रयास करेंगे। फिलीपींस नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ये भी लिख देंगे पॉइंट में। फिलीपींस नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और यहाँ के उष्णकटिबंधीय चक्रवात को टाइफून कहते हैं, और यहाँ के उष्णकटिबंधीय तूफान को क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय चक्रवात को टाइफून कहते हैं। और फिलीपींस ये प्रसिद्ध है नारियल के लिए। नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जिसे ध्यान रख सकते हैं। परीक्षा के दृष्टि से ध्यान रखने वाले तथ्य हैं। कमीशन के दृष्टि से रोचक जानकारी ही नहीं लेनी है, रोचक के साथ तथ्यात्मक और अवधारणात्मक को भी ध्यान रखें। दो द्वीप लुजोन और मिंडानो ये दो इम्पॉर्टेंट है, और इसी क्रम में मनीला को आपने पढ़ा जो पूरी तरह से लुनेस द्वीप पर है और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। आप इसी क्रम में मैरियाना ट्रेंच को पढ़ा। ट्रेंच का मतलब होता है गर्त, का मतलब होता है
जो महासागर का, इसको अंग्रेजी में ट्रेंच कहते हैं, और यह सबसे डीपेस्ट पार्ट, और यह सबसे डीपेस्ट पार्ट होता है, सबसे गहरा भाग होता है, इसे ध्यान में रख सकते। तब में हम लोग आगे बढ़ना चाहेंगे और सिंगापुर में आपको ले चलते हैं, ठीक है। सब देखे हैं, ठीक है। और अब हम लोग सिंगापुर में चलते देखेंगे। विश्व के सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व का वाला एक द्वितीय देश के रूप में सिंगापुर जाना जाता है। विश्व के सबसे ज्यादा संख्या घनत्व वाले देश के रूप में सिंगापुर जाना जाता है। उल्लेखनीय है कि मलेशिया और सिंगापुर के बीच एक जोहर जल संधि, उल्लेखनीय है कि मलेशिया और सिंगापुर के बीच एक जोहर जल संधि, जोहर जल संधि है। दक्षिणी पूर्व एशिया का यह इंटरपोर्ट, दक्षिणी पूर्व एशिया का यह इंटरपोर्ट है। कौन? सिंगापुर। इस तरह से इस दक्षिण पूर्व एशिया के इन देशों को आपने देखा, समझा। एक दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में जो महत्वपूर्ण है, जिसको आप भी आप आर्कियोपलिगो के रूप में देख रहे थे, एक ब्रुनई भी है जो पेट्रोलियम उत्पादक देश है। तो लिख देंगे, ध्यान रखें, दक्षिण पूर्व एशिया का प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक देश ब्रुनई को माना जाता है, प्रमुख ब्रुनई को माना जाता है, ब्रुनई को माना जाता है। इसके राजधानी बंदर सेरी, राजधानी बंदर सेरी, की राजधानी बंदर सेरी। तो ब्रुनई लिखा भी हुआ है। दक्षिण पूर्व एशिया का प्रमुख उत्पादक, पेट्रोलियम उत्पादक, और जिसका बंदर सेरी बन की राजधानी है ब्रुनई की, याद रखें। आपने वहां पढ़ा था दो भागों में दक्षिण पूर्व एशिया, आर्कियोपेलिगो और हिंद चीन। अब हम लोग हिंद चीन के जो 5-6 देश हैं उसको एक एक करके देखना चाहेंगे। हम उन्हीं देश को देख रहे हैं, भौगोलिक दृष्टि से देख रहे हैं, आर्थिक और सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से हम इसे नहीं देख रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखेंगे। हमारे देखने का डायमेंशन बिल्कुल भौगोलिक है, और मैंने कहा है कि बीपीएससी में तो लगभग 100%, लेकिन उसके बाद जो यूपीएससी की परीक्षा है, आप में से 2-4 लोग भी उस योग्य हो गए भविष्य में। भविष्य किसी का कोई नहीं जानता है, मेहनत से सब कुछ अचीव किया जा सकता है, लेकिन कड़ी मेहनत होती है, और कड़ी मेहनत तो बनानी पड़ती है। बात को ध्यान में रखिए, है कि नहीं। वैसे मैं क्लास लेने के बाद भी, रात काम करने के बाद भी आपके समक्ष डायरेक्ट मैं उसी तरह से तरोताज़ा रूप में आपके सामने हूँ। तो मेहनत करता हूँ तभी आप मेरा इंतज़ार करते, मेहनत नहीं करता तो फिर आप मेरा इंतज़ार क्यों करते हैं। इसीलिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। फल की इच्छा तो ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दीजिए, पहले आपका काम है, काम कीजिए, कर्म कीजिए, कड़ी श्रम कीजिए। मनोज शर्मा की एक फिल्म मैंने देखी, हालांकि मैं पूरा नहीं देख पाया हूँ, लेकिन जो मैंने देखा है तो निश्चित रूप से जो कथानक हैं और जो अभिनेता हैं उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की, और रियल स्टोरी है तो स्वाभाविक है कि किसी ने की तो आप क्यों नहीं, ठीक है कि नहीं। बस इच्छा शक्ति, चट्टानी इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि मुझे करना है। भी कल एक टॉपिक दिया था मुख्य परीक्षा में, पश्चिमी एशिया, भारत के आधुनिक संदर्भ में शिक्षा और तकनीक का, पाश्चात्य शिक्षा का और तकनीक का विकास। हालांकि मैंने इनपुट डाल दिया था, लेकिन चंदन शंकर ने अच्छा एक्सप्रेशन दिया, थोड़ा सा मैपिंग बेस्ड प्रेजेंटेशन शंकर जी का भी बढ़िया था, शायद होंगे भी इस क्लास में। चंदन जी ने भी अच्छा लिखा, लेकिन प्रेजेंटेशन दोनों का अपने अपने जगह ठीक था। थोड़ा सा मैपिंग वगैरह का उपयोग करिए, और लिखा दिया हूँ 23 मिनट में आराम से लिख देंगे। 1-2 तथ्यों को और लिखना चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन
आप नोट्स ऐसा नहीं 10 पन्ना का बना लीजिए, नोट्स ऐसा बनाइए जो हम जाकर के परीक्षा में हमेशा उस चीज़ को ध्यान रखिए। हालांकि आलोचना के तत्व पर बहुत ज़्यादा बल नहीं दिया है, जैसे सामुदायिक शिक्षा का अभाव रहा, आधुनिकता का अभाव रहा, सब बिंदुओं को भी प्रश्न पूछा जाए तो आलोचना करनी, और आलोचना करने के लिए शब्दों का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। खैर अभी हम लोग उस बिंदु पे नहीं है, हम लोग अभी हैं हिंद चीन के देश इस प्रकार है: म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम और मलेशिया। सबसे पहले म्यांमार में चलते, म्यांमार लिखेंगे। भारत की सीमा से सटी हुई 4 राज्य हैं। भारत की सीमा से सटी हुई म्यांमार 4 राज्य। अरुणाचल का एक कोड भी मैंने बताया था, अरुणामामी, अरुणामामी, अरुणाचल। ना से नागालैंड, मा से मणिपुर, मी से मिजोरम। याद रखिएगा। और यह भी याद रखिएगा कि 1937 तक, मतलब 36 तक और 37 में यह म्यांमार भारत से अलग हो गया था, 1936 में, 37 में। और पहले उसे बर्मा के नाम से हम लोग जानते थे। भारत को म्यांमार से एक प्राकृतिक सीमा भी बनाती, जो प्राकृतिक सीमा हिमालय का विस्तार है, तो हम अराकोन योमा पर्वत कहते हैं, देखेंगे। तो 37 तक भारत का हिस्सा था। अराकोन योमा पर्वत, अराकोन योमा पर्वत भारत और म्यांमार के बीच प्राकृतिक सीमा बनाता है, ये ध्यान रखिएगा। अराकोन योमा पर्वत भारत और म्यांमार के बीच प्राकृतिक सीमा बनाता है, सीमा बनाता है, सीमा बनाता है। नेक्स्ट, म्यांमार की सीमा इन देशों से जुड़ी हुई है, 5 देशों से जुड़ी है। आज भी मैंने गुड मॉर्निंग या गुड नाइट फैक्ट में, आप लोग उसको जरूर देखिए। गुड नाइट काफ़ी लंबा रहता भी नहीं है, जानबूझ करके मैं 8 से 10 मिनट का वीडियो ही बनाता हूं कि जिससे आप आराम से देख सकिए, ठीक है कि नहीं। और तथ्यों पे भी नज़र हमेशा डाल के रखिए। बताया हूँ कि म्यांमार कितने देशों से लगा हुआ, उसकी सीमा तो 5 देश, भारत, बांग्लादेश, चीन, लाओस और थाईलैंड। तो लिखेंगे म्यांमार की सीमा 5 देशों से जुड़ी हुई है। म्यांमार की सीमा 5 देशों से जुड़ी हुई है। भारत, बांग्लादेश, चीन, लाओस, भारत, बांग्लादेश, चीन, लाओस, थाईलैंड, थाईलैंड, भारत, बांग्लादेश, चीन, लाओस, थाईलैंड, 5 देशों से म्यांमार की सीमा लगी हुई है। और वहाँ अभी सैनिक शासन है, हाँ सैनिक शासन है। ये लिखेंगे। म्यांमार की जीवन रेखा इरावती नदी है। म्यांमार की जीवन रेखा इरावती नदी है, जो अराकोन और पेगु यमा के बीच प्रवाहित होती है। जो पेगुआम, पेगुयोमा, पेगुयमा और अराकोन के समानांतर बहती है, समानांतर बहती है, ध्यान रखेंगे। नदी को म्यांमार की जीवन रेखा कहते हैं। इस नदी को म्यांमार की जीवन रेखा कहते हैं, भूलेंगे नहीं। इसके तटीय क्षेत्र में सागवान की लकड़ी और चावल के लिए प्रसिद्ध है। और इसका तटीय क्षेत्र, भूलेंगे नहीं, इसका तटीय क्षेत्र सागवान की लकड़ी, सागवान की लकड़ी और चावल के लिए प्रसिद्ध, चावल के लिए प्रसिद्ध है। नदी के मुहाने पर रंगून शहर बसा। नदी के मुहाने पर, इरावती नदी के मुहाने पर ही कौन सा शहर बसा हुआ है? रंगून या यंगून, एक ही है, एक शहर का 2 नाम है।
रंगून शहर बसा हुआ है, रंगून शहर बसा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और लिख देंगे मैनवार के पूर्व में, मैनवार के पूर्व में दो समानांतर नदी बहती है, दो समानांतर नदी बहती है, एक साल्वीन, एक साल्वीन। दो समानांतर नदी बहती है, एक है साल्वीन, साल्वीन शायद लिखा भी होगा इस पे। दो समानांतर नदी बहती है, एक साल्वीन और दूसरा सितंग, साल्वीन और सितंग, साल्वीन और सितंग। साल्वीन नदी थाईलैंड और म्यांमार के बीच की सीमा बनाती है। साल्वीन और सितंग ये दो नदी म्यांमार के पूर्व में बहती है समानांतर, और इसमें साल्वीन नदी थाईलैंड और म्यांमार के बीच की सीमा बनाती है। इसे आप याद करके रखिए, इसे आप याद करके रखिए। नेक्स्ट पॉइंट, महत्वपूर्ण है कि सान का पठार, महत्वपूर्ण है कि सान का पठार म्यांमार में है, जो टीन के लिए, टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध, टंगस्टन या उल्फॉर्न के लिए प्रसिद्ध, टंगस्टन या उल्फॉर्न के लिए प्रसिद्ध है। उल्फ्रॉन, WOLFRON, के लिए प्रसिद्ध है। उल्फ्रॉन टंगस्टन का ही अयस्क है। चलिए, म्यांमार को आप इतना याद रखिए, म्यांमार पहले भारत का ही हिस्सा था। ध्यान रख सकते हैं। अब आइए थाईलैंड, तो अभी जो चाइना में है, म्यांमार पढ़े, ठीक है। म्यांमार के बाद थाईलैंड को आप पढ़िएगा। अब आइए थाईलैंड, थाईलैंड में लिखेंगे यह कभी किसी का, या कभी किसी का उपनिवेश नहीं रहा, उपनिवेश, या कभी किसी का उपनिवेश नहीं रहा। क्या नहीं रहा? उपनिवेश नहीं रहा, उपनिवेश नहीं रहा। कभी किसी का उपनिवेश नहीं रहा। इसकी राजधानी बैंकॉक है, जो चाओ फारिया नदी के किनारे है। इसकी राजधानी बैंकॉक है, जो चाओ फारिया नदी के किनारे है, चाओ फारिया नदी के किनारे है। सफेद हाथियों का देश कहा जाता है, सफेद हाथियों का देश कहा जाता है, सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। एवं चावल और रबर के लिए भी जाना जाता है, चावल और रबर के लिए भी जाना जाता है, चावल और रबर के कारण भी जाना जाता है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। हर संभव स्थिति में इसे याद करके रखिएगा। इस तरह से ने थाईलैंड को पढ़ा। थाईलैंड के बाद आइए लाओस, ये लाओस दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थल रुद्र देश है, दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थल रुद्र देश है। स्थल रुद्र का मतलब होता है कि इसकी सीमा किसी तटीय क्षेत्र से लगी हुई नहीं है, किसी तटीय क्षेत्र से लगी हुई नहीं, किसी तटीय क्षेत्र से लगी हुई नहीं है, सीमा किसी तटीय क्षेत्र से लगी हुई नहीं है, ठीक है। नोट में लिख देंगे एशिया के 10 देश, एशिया के 10 देश, एशिया के 10 देश स्थल रुद्र हैं।
तो वर्टिकल लिख लीजिए फटाफट। इनमें कजाकिस्तान सबसे बड़ा है, कजाकिस्तान सबसे बड़ा है, कजाकिस्तान सबसे बड़ा है, कजाकिस्तान सबसे बड़ा है। कोलिया, नेपाल, भूटान, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान, लाओस और अफगानिस्तान 10 कंट्री हैं जो स्थल रुद्र देश है। 10 कंट्री हैं जो स्थल रुद्र देश है। 10 कंट्री हैं जो स्थल रुद्र देश है। याद रखिएगा। लाओस के बाद लाओस की राजधानी लिख देंगे वियंटीना। लाओस की राजधानी वियंटीना है, मेकोंग नदी के किनारे है। लाओस की राजधानी वियंटीना है, मेकोंग नदी के किनारे है। वियंटीन है, मेकोंग नदी के किनारे है। मेकोंग नदी के किनारे है। याद आइए वियतनाम। वियतनाम में एक ही चीज है, फ्रेंच उपनिवेश था और राजधानी हनोई है। वियतनाम में एक ही चीज दिखेंगे, फ्रेंच उपनिवेश रहा, राजधानी हनोई है, राजधानी हनोई था, हनोई है जो रेड नदी के किनारे है। तो रेड नदी के किनारे, तो रेड नदी के किनारे। याद आइए कंबोडिया, पुराना नाम, अब आइए कंबोडिया, पुराना नाम कंपुचिया है। खमीर यहाँ की प्रमुख जनजाति है, इसे खमूर गणराज्य भी कहते हैं। इसे खमीर गणराज्य भी कहते हैं। इसकी राजधानी फोन पेन है जो मेकोंग नदी के किनारे है। इसकी राजधानी फोन पेन है जो मेकोंग नदी के किनारे है। और इसकी सबसे बड़ी झील तानला झील है। और इसकी सबसे बड़ी झील तानला झील है। सबसे बड़ी झील तानला झील है। नेक्स्ट आ जाएंगे दक्षिण पूर्व एशिया में मलेशिया। मलेशिया प्रमुख रबर उत्पादक देश, प्रमुख रबर और टीन उत्पादक देश के रूप में जाना जाता है। टीन उत्पादक देश के रूप में जाना जाता है। इसकी दो प्रसिद्ध जनजाति है, जहां दो प्रसिद्ध जनजाति है सेमांग और सकाई। जहां दो प्रसिद्ध जनजाति है सेमांग और सेकाई। सेमांग और सेकाई दो प्रमुख जनजाति, ठीक है। नेक्स्ट नोट में लिख देंगे मेकोंग दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी। मेकोंग दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है। मेकोंग दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है जिसकी उत्पत्ति उत्पत्ति तिब्बत में होती है। उत्पत्ति तिब्बत में होती है। उत्पत्ति तिब्बत में होती है, ठीक है। इस देश से इस नदी से म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम गुजरता है। इस नदी से म्यांमार, थाईलैंड, लाओस,
म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम गुजरता है। इस नदी से कौन कौन सा देश गुजरता है? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम गुजरता है। ठीक है। और इसके किनारे बसने वाले सारे वियंटिन, फोनपे, होची मिन्ह। और इस नदी माने मेकोंग नदी के किनारे बसने वाले शहर हैं वियतनाम, फोनपेन, होची मिन्ह इत्यादि इत्यादि। ठीक है, इत्यादि। हम लोगों ने दक्षिणी पूर्व एशिया को समग्रता से देखने का प्रयास किया। अब इसी कड़ी में हम लोग पश्चिम एशिया को देखना चाहेंगे। और पश्चिम एशिया में जो तुर्की है, वहां से हम अपनी बातचीत आरंभ करते हैं। लिखेंगे तुर्की, पहले ऐसे लिख लो, एक लाइन लिख लो, पश्चिम एशिया। अच्छा, ऊपर में लिख लिए हो, तुर्की से अफगानिस्तान तक का सीमा है और मध्य पूर्व का भी हिस्सा है। तो इसको छोड़ दो, ये लिखो तुर्की। तुर्की, तुर्की का पुराना नाम एशिया माइनर था। तुर्की का पुराना नाम एशिया माइनर था। एशिया माइनर था, माइनर था। का भू राजनीतिक प्रदेश एशिया और अफ्रीका में, का भू राजनीतिक प्रदेश एशिया और अफ्रीका में है। और इन दोनों देशों के बीच एक मारा मारा सागर है। इस दोनों देशों के बीच एक मारा मारा सागर है। राजधानी अंकारा है। राजधानी अंकारा है। राजधानी अंकारा है। ठीक है। नेक्स्ट, चर्चित अनातोलिया का पठार जो अंगूरी ऊन के लिए प्रसिद्ध है, तुर्की में। चर्चित अनातोलिया का पठार, अनातोलिया का पठार अंगूरी ऊन के लिए प्रसिद्ध है, जो तुर्की में। तुर्की में इन विविधात्मक तथ्यों में ये तथ्य काफी इंपॉर्टेंट है, लिखेंगे, भूलेंगे नहीं। तुर्की का बान झील, भूलेंगे नहीं कि तुर्की का बान झील, तुर्की का बान झील विश्व में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध, सबसे ज्यादा प्रतिशत लवणता वाला क्षेत्र। विश्व में सबसे ज्यादा प्रतिशत लवणता वाला क्षेत्र है, लगभग 330%। लगभग 330%। बान झील विश्व में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध लवणता का क्षेत्र है, जो लगभग 130%। ध्यान रखें। है। नेक्स्ट, अब आइए इजराइल। पश्चिम एशिया के देशों में इजराइल को भी ध्यान रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट तो यही है। अभी हाल के वर्षों में काफी चर्चित इसका जो भौगोलिक प्रदेश है वो गाजा पट्टी है, सनाई प्रायद्वीप है। तो लिखेंगे इजराइल पश्चिम एशिया का सबसे चर्चित देश है। इसके भौगोलिक प्रदेश गाजा पट्टी, गाजा पट्टी, गाजा पट्टी, जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवादित क्षेत्र भी, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवादित क्षेत्र है, और जहां दो बंदरगाह हैं, तेल अवीव और हाइफा। विवादित क्षेत्र भी है, और जहां दो बंदरगाह हैं, तेल अवीव, तेल अवीव और हाइफा, तेल अवीव और हाइफा, तेल अवीव और हाइफा। नेक्स्ट,
सिनाई प्रायद्वीप, दूसरा है सिनाई प्रायद्वीप जो एशिया और अफ्रीका को जोड़ता है और इजराइल का हिस्सा है। एशिया और अफ्रीका को जोड़ता है, इजराइल का हिस्सा है, इजराइल का हिस्सा है। प्रायद्वीप से होकर स्वेज नहर बनाया गया था। प्रायद्वीप से होकर स्वेज नहर बनाया गया था, इस पर मिस्र का अधिकार है, इस पर मिस्र का अधिकार है। स्वेज नहर बनाया गया था जिस पर मिस्र का अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा है मृत सागर। तीसरा क्षेत्र में जो बटा हुआ है भौगोलिक प्रदेश में वो है मृत सागर, डेड सी, इजराइल और जॉर्डन के बीच स्थित है। मृत सागर में लिखेंगे, ये पहला, दूसरा हो गया, ये पहला हो गया गाजा पट्टी, ये दूसरा हो गया सिनाई प्रायद्वीप और तीसरा हो गया मृत सागर। तीसरा है मृत सागर जो इजराइल और जॉर्डन के बीच में, इजराइल और जॉर्डन के बीच में है और दूसरा सबसे लवणतम क्षेत्र और विश्व में दूसरा सबसे लवणतम क्षेत्र है। 240% 1 लीटर में। कौन? मृत सागर। इस तरह से हमारा चौथा क्षेत्र है, मतलब इजराइल का जो चौथा क्षेत्र है उत्तर पूरब में है, ये भी चर्चित रहता है। गोलन की पहाड़ी, गोलन की पहाड़ी इजराइल के उत्तर पूरब में है और सबसे विवादित है। इजराइल के उत्तर पूरब में है और सबसे विवादित है, और सबसे विवादित है। इजराइल के उत्तर पूरब में है और सबसे विवादित है, याद रखिएगा। ये सब क्षेत्र बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भूलेंगे नहीं। और इसी कड़ी में नागेब मरुस्थल है, और इसी कड़ी में नागेब मरुस्थल है जो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। इजराइल में मध्य में है नागेब मरुस्थल जो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। नागेब मरुस्थल है जो कटिबंधीय मरुस्थल है, जो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। ठीक है, अब आता है इजराइल के बाद लेबनान। लेबनान भूमध्य सागरीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु, गोलन पहाड़ी विवाद के लिए जाना जाता है। गोलन पहाड़ी विवाद के लिए जाना जाता है। गोलन पहाड़ी विवाद के लिए जाना जाता है और यह पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड कहलाता है, और यह पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड कहलाता है, और यह पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड कहलाता है। स्विट्जरलैंड कहलाता है। ठीक है, ये सब पश्चिम एशिया के महत्वपूर्ण देशों में है, जिसे याद रखिए। याद आता है सीरिया। सीरिया तुर्की और लेबनान के बीच स्थित है सीरिया। एक ही लाइन में खत्म कर दीजिए। सीरिया तुर्की और लेबनान के बीच स्थित है। तुर्की और लेबनान के बीच। ठीक है, अब आता है अरब प्रायद्वीप। इस अरब प्रायद्वीप में 4 देश हैं। देखेंगे अरब प्रायद्वीप, इसमें 4 देश आते हैं, सऊदी अरब, यमन, ओमान और यूएई। इस बार यूएई भी परीक्षा में पूछा था। सऊदी अरब, यमन, सऊदी अरब, यमन, ओमान और यूएई। यूएई सऊदी अरब में एक ही बात याद रखिए पहले कि पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा देश है। पश्चिम एशिया का यह
सबसे बड़ा देश है कौन? सऊदी अरब पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा देश है और जहां दो प्रसिद्ध मरुस्थल है। एक है दो मरुस्थल है यहाँ मरुस्थल, हालांकि आगे लिखा हुआ होगा। एक है रब अल खली, रब अल खली और दूसरा अल नफत। यहाँ दो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है, दो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। एक है अल रब अल खली, याद रखिएगा ये, रब अल खली, और दूसरा अल नफत मरुस्थल। अल नफत मरुस्थल, अल नफत मरुस्थल, अल नफत मरुस्थल बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों मरुस्थल। फिर लिखेंगे सऊदी अरब का पूर्वी क्षेत्र पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। लगभग 1/4 विश्व का पेट्रोलियम यही मिलता है। लगभग 1/4, लगभग 1/4 ठीक है, लगभग 1/4 पेट्रोलियम उत्पादन होती है। फिर लिखेगा ये प्रमुख केंद्र हैं याद, खबर और तेहरान। याद के प्रमुख क्षेत्र हैं, उत्पादन केंद्र है रियाद, खबर, खैबर और तेहरान। तेहरान जिद्दा समुद्री बंदरगाह है, जिद्दा समुद्री बंदरगाह है और वायुपतन भी। जिद्दा समुद्री बंदरगाह है और वायुपतन भी है, जहां से मक्का मदीना भी जाया जाता है, जहां से मक्का मदीना भी जाया जाता है, जहां से मक्का मदीना भी जाया जाता है। इसे भी ध्यान में करके रखिएगा तो आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट में आइए, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात ये सबसे पिकुलियर कंट्री है, संयुक्त अरब अमीरात। 1971 में इसका स्थापना हुआ था और 7 प्रांतों को मिलाकर हुआ। 1971 में 7 प्रांतों को मिलाकर इसकी स्थापना की गई थी, जैसे दुबई, शारजहां, जैसे दुबई, शाहजहां, सबसे महत्वपूर्ण है अबू धाबी, अबू धाबी, अल कुबैन, अल कुबैन, अल कुबैन, अजमान, अजमान, नेक्स्ट में अजमान, अजमान, रस अल खैमा, रस अल खैमा, रस अल खैमा, खुज यार इराह, खुज, खुज का। ये 7 भागों में 7 प्रांतों को मिलाकर इसकी स्थापना 1921 में की गई थी और इसकी अर्थव्यवस्था का आधार पेट्रोलियम है। तो लिख देंगे इसकी अर्थव्यवस्था का आधार पेट्रोलियम है। ठीक है, अर्थव्यवस्था का आधार पेट्रोलियम है। खलीफा बिन जायद इसके राष्ट्रपति हैं और मोहम्मद बिन राशिद के प्रधानमंत्री हैं। इसके पहले राजकुमार भी बड़े इंपॉर्टेंट थे, मोहम्मद बिन सदाह। ये सब थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन संयुक्त अरब अमीरात जो विश्वास आधारित
1971 में यह देश बना। 7 प्रांतों पे था, जिसमें शारजहाँ सबसे इम्पोर्टेंट में, दुबई, ये सब काफ़ी, अबू धाबी, ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हर संभव स्थिति में आप लोग याद रखने का प्रयास करें। ये परीक्षा में पूछा भी था, बीपीएससी की परीक्षा में, तो ऐसे भी तथ्यों को थोड़ा सा देखने का प्रयास करें। फिर आता है संयुक्त अरब अमीरात के बाद यमन। देखेंगे अदन की खाड़ी में स्थित यमन, अदन की खाड़ी में यमन, अदन की खाड़ी में यमन कॉफी उत्पादक देश है, कॉफी उत्पादक देश है, कॉफी उत्पादक देश है, कॉफी उत्पादक देश है। ठीक है, राजधानी सना है, राजधानी सना है, राजधानी सना है, राजधानी सना है। अदेन एक विश्राम पतन है पश्चिम एशिया के जाने के मार्ग में। नेक्स्ट, भूलेंगे नहीं कि बॉब अल मांदेव जल संधि, बॉब अल मांदेव जल संधि, बॉब अल मांदेव जल संधि लाल सागर और अदन की खाड़ी में स्थित है, लाल सागर और अदन की खाड़ी में स्थित है, जो जिबूती और यमन के बीच स्थित, जो जिबूती और यमन के बीच स्थित है, और जिसे आंसुओं का द्वार कहते हैं। आंसुओं का द्वार कहते हैं, आंसुओं का द्वार कहते हैं। जल संधि में बाब अल मांदेव के साथ साथ एक जल संधि नोट में लिख देंगे, हरमुज जल संधि, हरमुज जल संधि, हरमुज जल संधि फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। हरमुज जल संधि फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है, फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। यह ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के बीच स्थित है। यह ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के बीच, यह ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के बीच स्थित है, बस लिख सकते हैं। ओमान इस पर आधारित है, दिक्कत नहीं है, लिखिए है तो कोई। जॉर्डन, जॉर्डन में लिखेंगे पश्चिम एशिया का एकमात्र देश है, पश्चिम एशिया की एकमात्र देश है जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के लिए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का उत्पादन नहीं होता। जॉर्डन पश्चिम एशिया का एकमात्र देश है जहां पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का उत्पादन नहीं होता, पेट्रोलियम और नहीं होता है। अब इसी कड़ी में आता है, ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि खाड़ी के देश में कौन कौन आते हैं। तो फारस की खाड़ी के आसपास के देश कहलाते हैं खाड़ी देश। पहले ये लिख लीजिए, खाड़ी देश। फारस की खाड़ी के आसपास के देशों को, फारस की खाड़ी के आसपास के देशों को, फारस की खाड़ी के आसपास के देशों को खाड़ी देश कहते हैं, खाड़ी देश कहते हैं। इनमें ईरान, में ईरान सबसे प्रसिद्ध है। इसका पुराना नाम पर्सिया था, इसका पुराना नाम पर्सिया था, और यह 2 पर्वतों से घिरा है, और यह 2 पर्वतों से घिरा है, एलबर्ज और जैग्रोब। यह 2 पर्वतों से घिरा है,
एलवर्ज और जेग्रोव। जेग्रोव लिख देंगे। इसके बीच, इन पर्वतों के बीच वो सुल्तान नामक एक मृत ज्वालामुखी, पर्वतों के बीच वो सुल्तान नामक एक मृत ज्वालामुखी है और यहाँ सबसे अधिक प्राकृतिक गैस का भंडारण है। और यहाँ सबसे अधिक प्राकृतिक गैस का भंडारण है। ईरान में एक स्थल का नाम सुना होगा, अवादान। अभी नहीं भूलिएगा, नोट में लिख दीजिए अवादान। नोट में लिख देंगे अवादान। अवादान नोट में लिखेंगे अवादान। ईरान का सबसे बड़ा तेल शोधक केंद्र है, ऑयल रिफाइनरी सेंटर और बंदरगाह। ईरान का सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी सेंटर और बंदरगाह है। ईरान का सबसे बड़ा तेल शोधक केंद्र और बंदरगाह है। बंदरगाह है। पुराना नाम लिख लिए ना, पर्सिया। ईरान का पुराना नाम पर्सिया है और इस देश की सबसे लंबी तटरेखा फारस की खाड़ी में ही है। 2 पर्वत से घिरा है। इसको कभी नहीं भूलेंगे, एलबर्ज और जैग्रोव। अवादान को याद रखिए। अब आइए इराक। खाड़ी के देशों में ईरान के बाद इराक को न जाने तो फिर क्या जाना। दजला और फरात। दजला है या आपका दजला है, दजला देखेंगे। मेसोपोटामिया के नाम से प्रसिद्ध 2 नदियां प्रवाहित होती। मेसोपोटामिया के नाम से प्रसिद्ध इराक 2 नदियां प्रवाहित होती है, एक दजला दूसरा फरात। एक दजला दूसरा फरात। वर्तमान में इसे टिग्रिस और इफ्रेटस कहते हैं। वर्तमान में इसे टिग्रिस और इफ्रेटस कहते हैं। टिग्रिस के किनारे ही बगदाद बसा है। टिग्रिस के किनारे ही बगदाद बसा है। बगदाद बसा है। बगदाद बसा है। ठीक है। इराक के दक्षिणी क्षेत्र को सत अल अरब के नाम से जानते हैं। के दक्षिणी क्षेत्र को सत अल अरब के नाम से जानते हैं। सत अल अरब के नाम से जानते हैं। ठीक है। कुछ दिन पहले 2 शहर बड़ा चर्चित था, मसूल। ठीक है। मसूल को याद रखिएगा, किरकुक। ठीक है। तो लिखेंगे इराक के 2 शहर महत्वपूर्ण हैं, मसूल और किरकुक। 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 यह भी ध्यान में रखें कि विश्व में सबसे अधिक खजूर इराक में ही होता है। विश्व में सबसे अधिक खजूर इराक में ही। विश्व का सबसे बड़ा खजूर उत्पादक देश इराक है। विश्व में सबसे अधिक खजूर इराक में ही। नेक्स्ट है आपका कुवैत। कुवैत में लिख देंगे पेट्रोलियम उत्पादक केंद्र मीना। पेट्रोलियम उत्पादक केंद्र मीना चर्चित है। बस एक ही लाइन में खत्म। अब आइए बहरीन। एशिया का मोती देश, फारस की खाड़ी में स्थित, तो ऊपर में ही लिख दिए हैं। एशिया का मोती देश, पेट्रोलियम आधारित अर्थव्यवस्था और सबसे कम लिंगानुपात। पेट्रोलियम आधारित अर्थव्यवस्था और सबसे कम लिंगानुपात के लिए जाना जाता है। सबसे कम उत्पादन के लिए जाना जाता है। सबसे कम लिंगानुपात के लिए जाना जाता है। सबसे कम लिंगानुपात के लिए जाना जाता है। इसे एशिया का मोती देश भी कहते हैं। विविधा तथ्य है, काफी महत्वपूर्ण है पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से। कतर, राजधानी दोहा, पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध। अब आइए कतर। नेक्स्ट में कतर, सब फारस की खाड़ी में स्थित है। दोहा पेट्रोलियम उत्पादक देश के रूप में जाना जाता है।
दोहा पेट्रोलियम उत्पादक देश के रूप में जाना जाता है। इस तरह से आप पश्चिम एशिया, फारस की खाड़ी को आपने देखा। अब हम लोग ईस्ट एशिया, जो पूर्वी एशिया है हमारा, उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। अब छोटा सा भाग बच गया है, आज एशिया को कंप्लीट कर लेना है कि नहीं? ध्यान रखिए, पूर्वी एशिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीन है। आप लोग तो मेरे साथ 6 घंटा 7 घंटा बैठने वाले छात्र हैं, 1.25 घंटा में ही आप उब मच जाइए और आप पेशेंस रखिए। ये ऑलरेडी वीडियो जाएगा भी आपके पास, लेकिन सुन के रखिएगा, अपने खुद के हैंडराइटिंग में लिखिएगा, फिर सुन लीजिएगा तो आपको ध्यान में रहेंगे। चीन पूर्व एशिया में है जी, चीन, इसका लोकेशन यदि देखिएगा तो यहाँ है। और इस क्रम में राजधानी याद रखिएगा, बीजिंग। अमूर नदी चीन और रूस के बीच की प्राकृतिक सीमा बनाती है, लिखेंगे अमूर नदी। अमूर नदी चीन और रूस के बीच की प्राकृतिक सीमा बनाती है, और रूस की प्राकृतिक सीमा बनाती है, चीन और रूस की प्राकृतिक सीमा बनाती है। ठीक है, इसे अच्छे तरह से याद रखने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट, पूरे चीन के मैप को हमेशा थोड़ा देखते रहिए कि कहाँ मंगोलिया है, कहाँ दक्षिण कोरिया से इसकी सीमा लगी है, हनोई वियतनाम, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, भूटान, नेपाल, इन सब से जुड़ा हुआ इंडिया, इन सब से ताजिकिस्तान, इन सब से जुड़ा हुआ यह देश शिक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो थोड़ा सा के मैप पर नज़र रखे रहिए, बराबर देखते रहिएगा तो आपके लिए आसान होगी, है कि नहीं? चाइना के मैप को जरूर देखिए। क्रम में आइए, लिखेंगे इस क्षेत्र में 4 समानांतर पर्वत हैं, ये लिख दीजिए। हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो कभी नहीं भूलेंगे। क्षेत्र में 4 समानांतर पर्वत हैं, हिमालय, कुनलुन, हिमालय, कुनलुन, शान, शान, अल्ताई शान, शान और अल्ताई शान, हिमालय, कुनलुन, शिवशान और अल्ताई शान, अल्ताई शान। ठीक है, इसी क्रम में लिखेंगे तिब्बत का पठार। चीन में तिब्बत का पठार संसार का छत है। तिब्बत में लिखेंगे, चीन में तिब्बत का पठार संसार का छत है। यह एक अंतः पर्वतीय पठार का उदाहरण है। यह एक अंतः पर्वतीय पठार का उदाहरण है। यह एक अंतः पर्वतीय पठार का उदाहरण है, जो हिमालय और कुनलुन पर्वत के बीच में, जो हिमालय और कुनलुन पर्वत के बीच में है। हिमालय और कुनलुन पर्वत के बीच में, तिब्बत का मानसरोवर झील से कई नदियां निकलती हैं। तिब्बत के मानसरोवर झील से कई नदियां निकलती हैं, जैसे सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। जैसे सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ऑलरेडी नदियों में भी आप लोग पढ़े हैं। सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, देखेंगे अति महत्वपूर्ण है कि तकला मकान मरुस्थल, टकला मकान मरुस्थल, टकला मकान मरुस्थल चीन में है, चीन में है। और चीन का सबसे निम्नतम बिंदु को लोपनोर कहते हैं। और चीन के सबसे निम्नतम बिंदु को लोपनोर कहते हैं, जो चीन का परमाणु परीक्षण केंद्र भी, जो चीन का परमाणु परीक्षण केंद्र भी है।
जो चीन का परमाणु परीक्षण केंद्र भी है। भारत में पोखरण है, पोखरण राजस्थान में है। पहले वहाँ होता था परमाणु परीक्षण, लेकिन अब नहीं होते हैं। ठीक है, यह चीन का परमाणु परीक्षण केंद्र है जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आ जाएंगे जो प्रमुख नदियां वगैरह है, उसको थोड़ा सा ध्यान रखें। लिखे चीन के प्रमुख नदी वांग हो को पीली नदी कहते हैं। वांग हो है जो पीली नदी के रूप में जाना जाता है। पीली नदी के रूप में जाना जाता है क्योंकि पीली मिट्टी का निक्षेप है। चीन की सबसे लंबी नदी जो एशिया के भी सबसे लंबी नदी है, यांगसी है। चीन की सबसे लंबी नदी जो एशिया की भी सबसे लंबी नदी है, यांगसी है। यांगसी, यांगसी जो विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। आज भी कल गुड मॉर्निंग फैक्ट में हमने पढ़ाया भी है, नहीं आज ही पढ़ाया है, ध्यान रखिएगा। ज्योग्राफी वाले फैक्ट में मैंने भेजा भी है। क्या लिखेंगे? चीन का सिचुआन बेसिन, चीन का सिचुआन बेसिन, चीन का सिचुआन बेसिन रेशम का उत्पादक क्षेत्र है। सिचुआन बेसिन उत्पादक क्षेत्र है, उत्पादक क्षेत्र है। चीन का मंचूरिया खनिज के लिए तथा लोहा उत्पादन के लिए जाना जाता है। चीन का मंचूरियन क्षेत्र लोहा के लिए जाना जाता है, लोहा के लिए जाना जाता है, लोहा के लिए जाना जाता है। ये सब आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण था। इसके अलावा उसमें लिख देंगे चीन का सन और वुहान का क्षेत्र भी चीन का आन शान, और वुहान का क्षेत्र भी, और वुहान का क्षेत्र भी लोहा के लिए जाना जाता है, लोहा के लिए जाना जाता है। चलिए, अब जब पूर्वी एशिया की बात होती है तो चीन और जापान की बात होती है। चीन का अध्ययन आप लोगों ने ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कर लिया है। अब आप लोग जापान का अध्ययन कर ले तो अच्छा रहेगा। निप्पन का पुराना नाम था, निप्पन का पुराना नाम क्या था? का पुराना नाम था निप्पन, का पुराना नाम था निप्पन, याद रखिएगा। और जापान के प्रमुख जो आइलैंड हैं, ये चारों आइलैंड को याद रखिएगा, होकेरो, होन्सु, केकू और क्यूसू। ये भी बीपीएससी प्रश्न पूछे हुए हैं। कौन सा जो द्वीप है, आइलैंड है, वो जापान में नहीं है? तो लिखिए, अति महत्वपूर्ण है कि जापान के 4 प्रमुख द्वीप हैं। अति महत्वपूर्ण है कि जापान के 4 प्रमुख द्वीप हैं, होकेडो, होकेटो, होकेडो, दूसरा होन्सु, दूसरा होन्सु, दूसरा शिकएकू, दूसरा शिकएकू, चौथा क्यूउसु, चौथा क्यूउसु, चौथा क्यूउसु। पहला होकेडो, होकेडो, दूसरा होन्सु, तीसरा शिएकू और चौथा क्यूउसु, क्यूउसु। इसका सबसे बड़ा द्वीप होन्सु है और सबसे छोटा द्वीप शिओकू है, कोकू है। लिख देंगे, सबसे बड़ा द्वीप होन्सु है और सबसे छोटा द्वीप कोकू है। ठीक है। जापान एक पर्वतीय क्षेत्र है। नेक्स्ट, पश्चिमी जापान एक पर्वतीय क्षेत्र है जहां 64% वन है, जहां 64% वन है। और पूर्वी क्षेत्र कृषि के लिए जाना जाता है।
और जापान का पूर्वी क्षेत्र कृषि के लिए जाना जाता है। कृषि के लिए जाना जाता है। अब इस क्रम में दो बातें ध्यान रखिए। जापान की जो पूर्वी तट है उस पर दो जलधारा है, और ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है क्यूरोसियो और दूसरा है ओएसियो। लिखेंगे, जापान के दो प्रमुख जलधारा हैं। पहला क्यूरोसियो और दूसरा ओयोसियो। ओयोसियो, ठीक है। नेक्स्ट, जापान का टोक्यो याकोहामा। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखें कि जापान का टोक्यो याकोहामा ऑटोमोबाइल के लिए, ओसाका सूती वस्त्र के लिए, ओसाका वस्त्र के लिए, नगोया रेशम उत्पादन के लिए। नगोया, ध्यान से सुनिए, जापान का टोक्यो याकोहामा ऑटोमोबाइल के लिए, ओसाका सूती वस्त्र के लिए, ओसाका सूती वस्त्र के लिए, और नगोया रेशम के लिए जाना जाता है। रेशम के लिए जाना जाता है। रेशम के लिए जाना जाता है। ये चार बिंदु को जरूर याद रखिए। इसके चार द्वीप और ये जो चार शहर हैं और दो जलधारा, से हर संभव स्थिति याद करके रखने का प्रयास। इसी कड़ी में आता है ताइवान। लोग अब अंतिम कड़ी में प्रवेश कर गए हैं। ताइवान का पुराना नाम है फार्मूसा। ताइवान का पुराना नाम है फार्मूसा, और इसका विशिष्ट चाय है जिसका नाम है उलांग। ये उलांग को याद रखिएगा, लिखेंगे। फार्मूसा इसका पुराना नाम है, और यहाँ के प्रसिद्ध चाय को उलांग के नाम से जानते हैं। यहाँ के प्रसिद्ध चाय को उलांग के नाम से जानते हैं। उलांग के नाम से जानते हैं, ठीक है। एशियन देशों की कड़ी में आप थोड़ा रूस को नहीं जानिए, मध्य एशिया को नहीं जानिए, कैस्पियन सागर के तट पर स्थित देश को नहीं जानिए, अराल सागर से जुड़ा हुआ कौन सा देश है उसको नहीं जानिए, तो फिर आपने जाना। दो तीन महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखिए। लिखिए, रूस पुराना देश सोवियत संघ से टूटकर रूस बना। रूस बना। इस कड़ी में निम्नलिखित राज्य उल्लेखनीय है। ये जो पतन हुआ उसके क्रम में निम्नलिखित राज्य उल्लेखनीय। सबसे पहले बाल्टिक राज्य लिखिए। बाल्टिक राज्य, बाल्टिक राज्य में लिखेंगे एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, ठीक है। ये तीनों राज्य बाल्टिक राज्य है। इसके अलावा जो भी दे पर सिमिलर करके टिक लगा देंगे। इसके बाद है काकेकस राज्य। इसके बाद है काकेकस राज्य, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान काकेकस राज्य के रूप में जाने जाते हैं। जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान काकेकस राज्य के रूप में जाने जाते हैं। ध्यान रखेंगे। नोट, ये नोट को जरूर लिख लीजिए। काला और बाल्टिक सागर के बीच तीन देश हैं। काला और बाल्टिक सागर के बीच तीन देश हैं, यूक्रेन, बेलारूस। हाल के संदर्भ में ये इंपॉर्टेंट है। काला और बाल्टिक सागर के बीच तीन देश हैं, यूक्रेन, बेलारूस, माल्टोवा।
माल्टोबा, माल्टोबा, है कि नहीं? फिर लिखेंगे कैस्पियन सागर के आसपास मध्य एशिया के 5 देश हैं। कैस्पियन सागर के आसपास मध्य एशिया के 5 देश हैं। ये पांचों देश का नाम लिख लीजिए। कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान। फिर से सुनिए, मध्य एशिया के देश कैस्पियन सागर के आसपास 5 देश उल्लेखनीय: पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान। ताजिकिस्तान की सीमा भारत के बहुत करीब है, ध्यान रख सकते हैं। यदि ऐसे कौन सी देश भारत के साथ है, ताजिकिस्तान पर आप टिक लगा सकते हैं। याद रखिएगा कि कैस्पियन सागर से तट पे जो स्थित देश है, 5 देश को कभी नहीं भूलें। कोड है किरत, कैस्पियन सागर से घिरा हुआ देश। जैसे कजाकिस्तान है, ईरान है, आई से आर से रूस है, ए से अजरबैजान है और टी से तुर्कमेनिस्तान है। देंगे नोट बीबीआई। अति महत्वपूर्ण है कि कैस्पियन सागर से स्थित, सागर पर स्थित देश पहला कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, दूसरा ईरान, एकदम याद रखिएगा इसको, रूस, रूस, अजरबैजान, अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान है। और तुर्कमेनिस्तान है, कजाकिस्तान, याद रखिए फिर से, कजाकिस्तान, ईरान, रूस, अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान है। ये हर संभव स्थिति में याद रखेंगे। उसी तरह से लिखेंगे, भूलेंगे नहीं कि रूस के दक्षिण में अराल सागर है। रूस के दक्षिण में अराल सागर है। रूस के दक्षिण में अराल सागर है। सीमा 2 देशों से लगती है। सीमा 2 देशों से लगती है। एक है कजाकिस्तान, दूसरा है उज्बेकिस्तान। एक है कजाकिस्तान और दूसरा है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान है। तो इस तरह से इन चीज़ों को आपने देखा, अराल सागर तक। और रूस का सबसे बड़ा क्षेत्र है, उपजाऊ है, जिसको स्टेपी कहते हैं। यहाँ कुछ नया है, जैसे नीपर, वोल्गा इत्यादि। तो लिखेंगे रूस के पूर्वी क्षेत्र कृषि क्षेत्र है, जिसे स्टेपी प्रदेश के रूप में जानते हैं। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, रूस का पूर्वी क्षेत्र स्टेपी प्रदेश है, जो कृषि के लिए जाना जाता है, जो कृषि के लिए जाना जाता है। और इस क्षेत्र से प्रवाहित होने वाली महत्वपूर्ण नदी नीपर, डेन्यूब। क्षेत्र से प्रवाहित होने वाली पर वोल्गा इत्यादि, वही लिखिए वोल्गा इत्यादि। ठीक है, नेक्स्ट। और सब कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, ज़्यादा याद नहीं रखना है, केवल लिख सकते हैं। रूस का मध्य साइबेरिया का क्षेत्र खनिज भंडार के लिए जाना जाता है। रूस का मध्य साइबेरिया का क्षेत्र, रूस का मध्य साइबेरिया का क्षेत्र खनिज भंडार के लिए जाना जाता है। खनिज भंडार के लिए जाना जाता है। ठीक है, बस इसी क्रम में निकाल ऑलरेडी पढ़ ही लिए हैं, फिर लिख देंगे
कजाकिस्तान का सबसे महत्वपूर्ण कोयला उत्पादक क्षेत्र काराकांडा है। देंगे कजाकिस्तान का सबसे महत्वपूर्ण कोयला उत्पादक क्षेत्र काराकांडा है। कजाकिस्तान का सबसे महत्वपूर्ण कोयला उत्पादक क्षेत्र काराकांडा है, जबकि यूक्रेन का डोनबास ये भी लिख सकते हैं क्रिवाय रोग डोनबास का क्षेत्र। दोनों तो याद रखिएगा, क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है कौन सा क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है, तो वहाँ पे आपको यह तथ्य निश्चित रूप से काम देगा। मैं समझता हूँ कि आपको किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। और इसी कड़ी में लास्ट में है यूक्रेन का डोनेट्स्क का जो क्षेत्र है वो लोह उत्पादन के लिए जाना जाता है। देंगे यूक्रेन का डोनेट्स्क का क्षेत्र यूक्रेन का डोनेट्स्क का क्षेत्र लोह उत्पादन के लिए जाना जाता है। ठीक है, लास्ट में नोट लिखिए, विश्व का सबसे बड़ा वन क्षेत्र रूस में है। विश्व का सबसे बड़ा वन क्षेत्र रूस में है। इसे शंकुधारी या कोनधारी वंश के शंकुधारी या कोनधारी वन के रूप में जानते हैं। शंकुधारी या कोनधारी वन के रूप में जानते हैं। शंकुधारी या कोनधारी वन के रूप में जानते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं क्रम में आज की कक्षा की समाप्ति की घोषणा करता। रुक जाइए, लेकिन जाने से पहले 5 बूस्टर फैक्ट जल्दी से लिखिए। बूस्टर फैक्ट लिखिए। सबसे पहला, ईरान का अवादान, बूस्टर फैक्ट में अब हम लोग पहुंच चुके हैं। ईरान का अवादान विश्व का सबसे बड़ा तेल शोधन केंद्र है। जबकि नेक्स्ट भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जानते हैं। भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जानते हैं। तीसरा, इंडोनेशिया का मलक्का द्वीप मसालों के लिए जाना जाता है। इंडोनेशिया का मलक्का द्वीप मसालों के लिए जाना जाता है। तो बूस्टर फैक्ट। चौथा, सबसे अधिक मत्स्य संग्रहण क्षेत्र जापान और चीन है। एशिया का सबसे बड़ा मत्स्य संग्रहण क्षेत्र और जापान है। चीन और जापान है। नेक्स्ट, एशिया और यूरोप को यूराल पर्वत अलग करती है। यूराल पर्वत अलग करती है। आज के अंत में, एशिया का सबसे अधिक जल विद्युत का उत्पादन वाला देश जापान है। एशिया का सबसे अधिक जल उत्पादन करने वाला देश कौन है? जापान। बस, तो लगभग सभी महाद्वीप हो चुका है। एक अंटार्कटिका बचा, तो हम लोग अगले दिन कल फिर विशेष कक्षा आपकी इसी समय मैं लूँगा। 8 बजे आप लोग तैयार रहेंगे। और प्राकृतिक प्रदेश की भी जानकारी देनी है, तो जो रेसिड्यू पार्ट्स हैं उसको हम लोग
पूरा कर लेंगे। चूँकि इस बार आप लोग का मकर संक्रांति भी है वगैरह को, तो स्वाभाविक है कि 1-2 दिन आपको रिलैक्स का मौका भी देंगे और फिर उसके बाद प्रॉमिस की शुरुआत मैं करना चाहूँगा। तो इस कारण से आप लोग तैयार हो जाइए। जय हिंद, जय भारत। कल भी आप 8 बजे तैयार रहेंगे। तो रेस्ट पार्ट है उसको